हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी डोसर, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं कल से। 1 नवंबर, 4 नवंबर और 6 नवंबर पे आपके एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम्स होने वाले हैं, और साथ ही साथ आपके बाकी कुछ और भी एग्जाम्स हैं। आरबीपीओ के इंटरव्यूज भी हैं, और आईपीएस पीओ के मेंस भी आपके 5 नवंबर को शेड्यूल किए गए हैं। तो आपके माइंड काफ़ी पजल टाइप का हो चुका है कि कैसे करें, क्या करें, नहीं करें। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, लास्ट में टिप्स मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा, कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसको अगर फॉलो करते हैं तो हो सकता है जो गलती यहाँ पे एग्जाम में करेंगे वो आप नहीं करें, उन चीज़ों को समझ जाएं। हो सकता है तो फिर आप उसे अच्छे तरीके इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे उन चीज़ों को जो मैं बताऊंगा आपको। तो उससे पेपर आपका थोड़ा सा अच्छा हो सकता है और कट ऑफ आपके क्लियर हो सकते हैं। आप प्रीलिम्स एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको साथ साथ पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बताऊंगा इसमें। कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या आपके अप्रोच होने चाहिए, कैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करना चाहिए, किस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, किस क्वेश्चन को हमें करना चाहिए, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ये सारी चीज़ें बताऊंगा जिसके हेल्प से आप यहाँ पे एसबीआई पीओ फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। इसे जरूर से देखिएगा और इसे समझ करके अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, नहीं जानते हैं मेरे बारे में, जान सकते हैं। मेरा नाम विपुल है और मैंने यहाँ पे बैंक के मेजर एग्जाम क्रैक किए, जिसमें से कुछ एग्जाम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और मेरे प्रीलिम्स में मैक्सिमम जगह पे आपको क्वांट में देखने को मिलेंगे फुल मार्क्स। और अगर मेंस एग्जाम की बात करें, आरबीपीओ के मेंस 37.18 मेरा स्कोर रहा है, और आईपीएस पीओ मेंस में 41.25, ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोर 37.5 लास्ट ईयर, ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोर इस तरीके से स्कोर रहा मेरा। आप इसे देख सकते हैं। और इस चैनल पे मैं जनरली क्वांट पढ़ाता हूँ आप लोगों को, और जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उस सब के बारे में मैं आपको स्ट्रैटेजी, गाइडलाइंस या फिर जो भी आप कहते हैं गाइडेंस, ये मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम एग्जाम्स में हमारे पास क्या है कि काफ़ी सारे एग्जाम्स हो गए हैं और हमारा दिमाग पजल सा हो गया है। हम काफ़ी परप्लेक्स हो चुके हैं कि कैसे करें, इतने सारे एग्जाम्स हैं। तो मैं बताऊं आपको आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए इस अप्रोच के लिए। अगर आपका एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम 1 नवंबर को, यानी कि कल कल अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए इस एग्ज़ाम के ऊपर जो आपके ठीक सामने में है। हाँ, और इस बात को आप ऐसे ऐसे जाएँ एग्ज़ाम में, आप ये सोचें कि आपके जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं, आरबीपीओ के इंटरव्यूज़ हैं या फिर आईपीएस पीओ का मेंस, ये आपका है ही नहीं। ये आपका खत्म हो चुका है, इसमें कोई, इसका कोई लेना आपसे है ही नहीं। क्यों होगा क्या? जब आप ये सोचते हैं कि मेरा आरबीपीओ का इंटरव्यू है, मतलब हम उतने ऊपर पहुँच चुके हैं, आईपीएस पीओ का मेंस है, प्रीलिम्स से आगे निकल चुके हैं, तो आपके मन में एक ये भी चीज़ आती है कि आईपीएस पीओ ही तो है, ठीक है, जाकर देख लेते हैं, जो होना होगा होगा। हमारे पास तो आरबी के ऑप्शंस हैं ही, इंटरव्यू तक पहुँच चुके हैं, आईपीएस पीओ तो ऑप्शन है ही मेरे पास, मेंस तक पहुँच चुके हैं। तो आप हो सकता है कि अपना जो एफर्ट दे सकते हैं, जो अपना एक 100% आप दे सकते हैं, वो यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो आप ये सोच के जाएं कि एसबीआई पीओ यही है मेरे पास, जो है सो यही है, इसी हमें हर हाल में क्लियर करना है तो करना है तो करना है। ये डिटर्मिनेशन आपकी होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे 100% अपना दे पाएंगे। बाकी एग्जाम को फिलहाल आप भूल जाएं, बस कल भर के लिए, एग्जाम भर के लिए, उसके बाद फिर आप उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। माइंडसेट जो मैं बताया आपको, इस तरीके से रखेंगे तो अपना बेस्ट दे पाएंगे। और आपको किसी भी तरह के, आपको यहाँ पे प्री एजम्पशन नहीं करने हैं कि पेपर का लेवल जो आने वाला है वो डिफिकल्ट आएगा या फिर इजी आएगा, या फिर मैं क्वांट में 25 कर लूँगा या कर लूँगी, या फिर बाकी सेक्शंस में, रीजनिंग में मैं 30 अटेम्प्ट कर लूँगी या कर लूँगा, या फिर जो भी चीज़ आप एज्यूम करते हैं। या फिर आपके जो मॉक में, मेरे मॉक में तो इतने स्कोर आ रहे हैं, तो एग्जाम में हम इतना स्कोर कर सकते हैं, इतना मेरा बेस्ट हो जाएगा, या फिर इतना कर लेंगे तो सही हो जाएगा, इतने में मैं प्री क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 59 के आसपास, तो अगर हम 65 अप्रोच करते हैं, 70 अप्रोच करते हैं, 70 स्कोर कर लेते हैं, मेरा क्लियर हो जाएगा। या फिर हम ये सोच के जाते हैं कि 55 गई थी, पेपर इस बार का टफ आएगा, वैकेंसी लेवल बराबर है, कट ऑफ कम जाएगी, तो हम अगर 58 के आसपास भी कर पाते हैं तो मेरा प्री क्लियर हो जाएगा। ये सारे प्री एजम्पशन जितने भी हैं, ऐसा कुछ भी आपको एज्यूम नहीं करना है, बिल्कुल न्यूट्रल माइंड से जाएँ। हाँ, आप ये इस चीज़ को थोड़ा-सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा आप देखते आ रहे हैं इस ईयर जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, सभी का ट्रेंड्स कुछ ऐसा ही रहा है कि सभी में लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो रही है वो हाई रही है। तो आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, पेपर का लेवल थोड़ा-सा अच्छा आएगा, पीओ का एग्ज़ाम है, अच्छा पेपर बनाया जा रहा है, अच्छा पेपर आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए आप वहाँ पे रेडी रहेंगे। फुल फ़ोकस आपको इस एग्ज़ाम पे करना है, बाकी एग्ज़ाम्स को आप भूल जाएँ। ये अपना माइंडसेट लेके जाएँगे, तो सारी चीज़ें आप अच्छे से कर पाएँगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फोरमोस्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए। पूरे पेपर की बात करेंगे हम लोग। सभी पेपर में यहाँ पे एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपके पेपर का शिफ्ट, कोई भी ऐसा शिफ्ट है या कोई भी ऐसा सेक्शन है जो टफ आ रहा है, फिर भी आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जितना आप सही सही कर पा रहे हैं उतना ही करें। नो गेस वर्क, ये हमारा हमेशा का फंडा रहा है, गेस वर्क आपको करना ही नहीं है। एक उसी पे वर्क करेंगे। 18 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। अगर आप कर रहे हैं, सही करेंगे तो वो आपके स्कोर में ऐड होंगे और आपको यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकंड, स्किप करने की हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि अब इस क्वेश्चन पकड़ लिए करने के लिए, क्वेश्चन हो नहीं रहा है, क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन 100 बार कर चुके हैं, फिर भी
मुझसे नहीं हो रहा है तो हम उससे स्किप करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि उसके पीछे लगे रहेंगे। ऑन एन एवरेज आपको किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से एबव टाइम देना ही नहीं है। 1 मिनट बड़े क्वेश्चन की मैं बात कर रहा, छोटे क्वेश्चन अगर आएंगे तो 30 सेकंड, 20 सेकंड, 45 सेकंड से ऊपर आपको किसी क्वेश्चन को देना नहीं है। होने वाला होगा तो होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा। हाँ, आपको लग रहा है कि आप 30 सेकंड से ऊपर निकल चुके हैं, 40 से ऊपर निकल चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है, आपका आंसर 1 मिनट में आ जाएगा, 1 मिनट 5 सेकंड में आ जाएगा, देन गो फॉर दैट। आगे बात करेंगे हर सेक्शन के बारे में, कैसे-कैसे हमें करना है। ये हैबिट्स को हम रखेंगे, ये प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए पूरे पेपर में, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट सभी में। पेपर आपका कुछ ऐसा बन के आएगा, इंग्लिश में 30, 35 रीजनिंग, 35 क्वांट में। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे होगी नहीं, तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होने का क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं नेगेटिव इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। फर्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव की। सेक्शन कट ऑफ नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पेपर में अटेम्प्ट करते हैं, हमारा कोई सेक्शन वीक होता है या कोई सेक्शन टफ आ जाता है, तो उसमें हमारे सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाते हैं। वहाँ पे हो सकता है कि लेट से अगर बाकी एग्जाम्स में 7 के आसपास किसी की कट ऑफ गई, 7 गई, आपके यहाँ पे आ गया 6.75, तो वो दिक्कत आपको यहाँ नहीं आएगी, वो आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा, आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के जा रहे हैं सेक्शन कट ऑफ तो है नहीं, तो हम मेरा इंग्लिश अगर वीक है या फिर मेरा क्वांट वीक है, क्वांट में स्कोर कम कर लेंगे, क्वांट में 9, 10, 12 कर लेंगे और बाकी जगह स्कोर बढ़ा लेंगे और मेरा क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि पेपर का लेवल इतना मिक्स सा आएगा कि आप ऐसा कर नहीं पाएंगे, और करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे कट ऑफ क्लियर ना हो, ओवरऑल ही कट ऑफ आपका क्लियर ना हो। और अगर हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं होने के कारण कि हम इसको किसी भी वे में कर सकते हैं, हम कोई भी जो मेरा अच्छा सेक्शन है उसमें बहुत अटेम्प्ट कर लेंगे, तो वो वहाँ पे आपका नहीं हो पाएगा, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आ रहा है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सेक्शन कट ऑफ बेनिफिट भी आपको दे सकता है और आपको नेगेटिव भी करवा सकता है। तो और काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि इसे कट ऑफ नहीं है तो अच्छा इंग्लिश में जो वीक सेक्शन है अच्छे अटेम्प्ट कर लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि 30 क्वेश्चन है, अगर इसमें हम पूरा का पूरा सॉल्व करके अगर आते हैं तो मान लो कि मेरे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सही भी हो गए, 15 क्वेश्चन गलत भी हो गए, तो मुझे एक डिसेंट स्कोर मेरे पास आ जाएगा, जो कि आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंग्लिश की। इंग्लिश में कैसे करना चाहिए अटेम्प्ट आपको। इंग्लिश में सबसे पहले आपको मैं बताऊँ, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं या फिर हो सकता है कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे नहीं भी लिखे होंगे, वो भी आपको देखने को मिल जाए। अटेम्प्ट करना कैसे, अप्रोच क्या होना चाहिए। पैरा जंबल और आरसी को आपको स्टार्टिंग में कभी नहीं करना है। पेपर स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर जो आपका होगा वो आप इन सब से कर सकते हैं। इसमें से कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में मिल जाए, अगर आप वो चीज़ पढ़े होंगे, ऑब्वियसली पढ़े होंगे, आप प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, मैं ये एज्यूम पे चल रहा हूँ, आप इन सब में से कोई भी टॉपिक दिख जाए उससे आप पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आरसी आए स्किप करें, पैरा जंबल है स्किप करें, इन सब से आप स्टार्ट करें। एरर, वर्ड स्वैप, फिलर्स और स्पीड बना के रखें। लास्ट में आपको इतना पता होना चाहिए, अगर पैरा जंबल भी है आपके पास, आरसी भी है, तो इन दोनों को करने के लिए आपके पास 10 मिनट का समय होना चाहिए और बाकी इन चीज़ों को, बाकी सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पैरा जंबल्स और आरसी, इन दोनों में हमें पहले क्या करना चाहिए, ये आपको देख के पता चल जाएगा। जैसे आप पैरा जंबल लिखेंगे, हो सकता है कि पैरा कभी इतने आसान आते हैं कि आपको जैसे आप पढ़ेंगे अपने आप वो खुद ब खुद अरेंज हो जाता है, तो फिर वो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आता है कि कोहेरेंसी कैसे मेंटेन हो रही है, कौन पहले आया कौन बाद में आएगा। तो आरसी आप कर लें और पैरा जंबल आप बाद में करें। अगर आप पैरा जंबल की बात करें, आप क्या कर सकते हैं, इसके फर्स्ट सेंटेंस को समझना काफ़ी आसान होता है, किससे स्टार्ट हो रहा है, लास्ट सेंटेंस करना ये भी आसान होता है, और बीच में आप देखिए कनेक्टिंग पॉइंट ढूंढें। आपको कभी ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस इस जगह पे एंड हो रहा है और इस मान लो सेंटेंस का नाम ए है और इस सेंटेंस के एंड होने के बाद डी से कंटिन्यू आगे कर रहा है, तो आपके पास एक कनेक्टिंग पेयर क्या मिलेगा, आपको एडी का पेयर मिल गया। फर्स्ट सेंटेंस आपको पता है और उसके लास्ट सेंटेंस आपको पता है, तो बीच में एडी आप फिट करने की कोशिश करें और हो सकता है आपका यहाँ पे सीक्वेंस फॉर्म हो जाए। तो इस अगर ऐसे आपको दो मिल जाते हैं कनेक्टिंग पॉइंट्स, तो इस दो कनेक्टिंग पॉइंट्स को आप देख करके अपने पूरे पैराग्राफ को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरसी। आरसी में आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको वोकैब के, वोकैब या फिर फिलर्स के, या फिर आपको हो सकता है यहाँ पे और भी कुछ तरह के क्वेश्चन, जैसे कि आईपीएस में देखने को मिला था, वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास समझ में नहीं आ रहा है पैराग्राफ पढ़ के, तो आप वोकैब और फिलर्स वाले क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर स्पेलिंग करेक्शन वाले क्वेश्चन जो आते हैं इसमें, उसे आप कर सकते हैं। वैसे अगर आरसी की बात करें, आरसी आपको पहले थोड़ा सा रीड करना है, अप्रोच कैसे करना चाहिए बता रहा हूँ आपको। पहले थोड़ा सा आरसी को रीड करें, 1-2 में पढ़ें, आपको एक थीम समझ में आएगा, ये किसके बारे में बात कर रहा है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है, ये किसी फार्मिंग की बात कर रहा है, या फिर किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है, चंद्रयान के बारे में बात कर रहा है, जो भी आप पढ़ रहे हैं आपको तो आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन 1, 2, 3 देखें, अच्छा इसमें ये बात कर रहा है, आप पढ़ दिया पैसेज को, जहाँ भी आपको उस तरह की चीज़ें मिले वहाँ से आप आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका सेक्शन जो इंग्लिश का है वो काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। और इसमें अगर कुछ ऐसे आगे मान लो कि वर्ड यूजेज में कोई ऐसा वर्ड आपको देखने को मिल गया जो कि आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो आप उसके ऑप्शंस को पढ़ें जो दिया गया होता है। आपको अगर ऐसा फील आ रहा है कि इस वाले सेंटेंस में ये फिट हो सकता है, तो आप उसे
आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एकदम लग रहा है कि ब्लैंक है, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल स्किप करेंगे। स्किप करना भी बिल्कुल सही एक तरीका होता है। और अगर 2-3-4 क्वेश्चन अगर स्किप भी कर देते हैं 30 पेज के क्वेश्चन में से, तो आपका कुछ बहुत बिगड़ने वाला नहीं है, आपका स्कोर अच्छा आ सकता है। लेकिन वही गलती कर देंगे तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। इस तरीके से आपको इंग्लिश को अटेम्प्ट करना है। नाउ टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग में मिसलेनियस क्वेश्चन, पजल, सिटिंग एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, कभी पेपर को आप पजल्स से स्टार्ट ना करें। काफ़ी लोग करते हैं, दैट्स योर चॉइस, यू कैन गो फॉर दैट। बट मेरे हिसाब से आपको शुरू करना चाहिए मिसलेनियस क्वेश्चन से। अब ऐसा भी नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि 26 क्वेश्चन 35 में से पजल्स के ही आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पजल्स ही दिखाई दे रहे हैं, तो फिर उसका आप वेट ना करें। अगर आपको आपने क्वेश्चन नंबर 1 खोला, आपको पजल दिखाई दिया, फिर आपने 6 पे क्लिक किया, आपको पजल दिखाई दिया, फिर आपने किसी और 14 पे आपने क्लिक कर दिया, वहीं पजल दिखाई दे रहा है, इसका समझ जाएंगे पजल से पेपर भरा पड़ा है। आप लास्ट में क्लिक चेक करें एक बार, आपको कुछ मिलता है साइलॉग या कुछ भी जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, साइलॉग के क्वेश्चन, इनक्वालिटी क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट, चाइनीज कोडिंग, कहीं भी दिख जाए तो वहाँ पे कम से कम आपके 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे इससे कम मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप पहले कर जाएं। इससे क्या होगा कि आपके सेक्शन कट ऑफ तो यहाँ पे है नहीं, वैसे वैसे आप इतना स्कोर आपका कम से कम सिक्योर हो जाएगा, 9-10 मार्क आपके सिक्योर हो जाएंगे। और मिसलेनियस क्वेश्चन को इतना फास्ट करें, इतने फास्ट तरीके से करें कि आपका यहाँ पे समय कम से कम लगे। एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना है, गलती नहीं करना है। इसे फास्ट करेंगे तो आपके पास पजल सेटिंग एलिमेंट करने के लिए समय बचेगा। अब जब आप यहाँ से मूव करके आएंगे पजल सेटिंग एलिमेंट पे, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है। एक और चीज़, मिसलेनियस में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बैकवर्ड फॉरवर्ड लिखा होता है ना कि REASON, इसमें कितने लेटर आगे पीछे से गैप में आ रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन। मीनिंगफुल वर्ड बनने वाले क्वेश्चन। और 1-2 आते हैं इस तरह के अल्फा वाले, या फिर नंबर के जरिए 1 2 5 7 9 कुछ दे दिया गया, इसमें आगे कुछ अरेंज करना। ऐसे क्वेश्चन को आप बचा कर रखिए बाद में करने के लिए, इसे आपको पहले करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन टाइम भी लगता है। मीनिंगफुल वाले में कभी कोई आप निकाल भी लेंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा मार्क करना है कि नहीं करना है। यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि यही 3 ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, 2 ही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इसलिए ऐसे वर्ड को आप रखें बाद में करने के लिए, अपना यहाँ पे टाइम बचाएं। इसके बाद आप मूव कर जाएं पजल सेक्शन पे। पजल में आप वैसे पजल को करें जिसपे आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। आप प्रैक्टिस किए होंगे, आपको पता होगा कि मेरा कौन किस तरह से, मुझे पता है कि अगर मेरे सामने आएगी अनसर्टेन लीनियर पजल, मैं उसे बहुत तेज़ी सॉल्व करता हूँ। 28 लोग हों, 25 लोग हों, कितने भी लोग हों, मैं उसे बहुत तेज़ी सॉल्व करता हूँ, ये मुझे पता है। मेरे पास अगर आती है पैरेलल रो वाले पजल, मुझे पता है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ जाए, मैं इसे तेज़ी सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे पास अगर आ जाए पजल्स जिसमें एज दिए गए होते हैं, ईयर और एज, उसे मैं तेज़ी सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे पता है ये चीज़। तो मैं वैसे पजल्स को पहले चूज़ करूँगा, उसे मैं पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगा, और बाकी को मैं बाद में करूँगा। और मैं बता दूँ आपको, जितने पजल्स आप सॉल्व करेंगे, जितने भी पॉसिबल केसेज़ हैं, सारे पॉसिबल केस को एक बार लेके सॉल्व करेंगे। और अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ कीजिएगा, फिंगर्स का यूज़ कीजिएगा, स्क्रीन पे रखिएगा जहाँ से लोकेट कर पाएँगे। इससे क्या होगा, आपको एक सेंटेंस को बार-बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके अटेम्प्ट करते हैं तो आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से होगा। और अगर मान लीजिए आपने पजल अटेम्प्ट कर लिए, सारे पॉसिबल केस ले लिए, और आपने 2-3 मिनट समय दे दिया पजल्स के ऊपर, फिर भी आपके सॉल्व नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सेकंड ट्राई करके फिर से सॉल्व करेंगे। नहीं, नहीं करना आपको, आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना, नेक्स्ट पजल ट्राई करना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसको फॉलो करेंगे, रीजनिंग का सेक्शन काफ़ी आपका अच्छा होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ क्वांट सेक्शन। क्वांट में आपको क्या देखने को मिलेगा? क्वांट में आपको ये सारी देखने में DI, अरिथमेटिक, DS, Q1, Q2, अप्रॉक्सीमेशन, इक्वेशन कंपैरिजन, क्वाड्रेटिक लीनियर, रॉन्ग, मिसिंग नंबर सीरीज, जिसमें से सीरीज तो फिक्स है आपके, ये तो आएंगे ही आएंगे, रॉन्ग आए चाहे मिसिंग आए आएंगे ही। इन दोनों का कोई फिक्स नहीं होता, आएंगे भी नहीं भी आएंगे, हो सकता है एक कोई एक आ जाए, होता कुछ भी ना आए, सिर्फ 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको सीरीज के देखने को मिल जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि यू डोंट एक्सपेक्ट ऑल दीज थिंग्स विल कम इन योर पेपर। आपको कुछ भी एक चीज़ मिल जाए, 2 चीज़ मिल जाए, आप खुश हो जाएंगे, चलो भाई मुझे कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे बनाने के लिए। तो अब इसके लिए आपको खोजना नहीं है कि हाँ, ये जब मुझे शुरुआत इसी से करना है। हाँ, अगर ये आपके सामने आते हैं शुरुआत इसी से करें, लेकिन नहीं मिल रहे हैं आपको, तो इसको खोजने के चक्कर में टाइम को वेस्ट नहीं करना। आपको करना है क्या है, जो भी आपके सामने आए, क्वेश्चन नंबर 1 पे अरिथमेटिक आ गई, उसमें कुछ वेरिएबल्स दिख गए, आपको लगता है ये मुझसे नहीं होने वाला, उसे एनालाइज करें, तुरंत स्किप करके आगे बढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक क्वेश्चन आया टाइम एंड वर्क का, जिसमें ABC दिया है, किसी से कंपेयर करवा रहा है, एफिशिएंसी को ले रहा है बीच में, तो ठीक है, आपको लग रहा है हो जाएगा, आप उसे अटेम्प्ट करें। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा फील आया कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर ही नहीं आ रहा है इसका, आप स्किप करके आगे बढ़े। ये नहीं कि दोबारा इसको सॉल्व करें, दोबारा आपको अप्रोच नहीं करना है, स्किप करके आगे बढ़ना है। और मैं बता दूं आपको, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, DI इस साल सारी के सारी DI लेंदी आ रही है, लंबी लंबी DI आ रही है। कई IAPS पे आपने देखा 10-10 मिनट बच्चे एक ही DI में लगे रह गए, और कुछ वहाँ से फिर निकाल नहीं पाए। तो ये काम आपको नहीं करना है। DI आपको थोड़ा देख करके एनालाइज करना होगा। आपने पेपर देखा होगा, IPS PO का आपको अंदाजा लगा होगा कि कैसी DI आती है, कितने कितने लेंदी वो हो सकते हैं, उसके डेटा, उसके क्वेश्चन, सारी चीज़ें। ये आपको आपके अंदर ये कैपेसिटी होगी, आपने इसे देखा होगा, एनालाइज भी किया होगा, उसके हेल्प से आप एग्जाम में भी उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो उस तरीके से आपको चूज करना है। अगर 2 DI आती है, 3 DI आती है, तो आपको
उसमें से एक DI तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी 1-2 DI और जो होगी उसमें आपको हो सकता है कि कई ऐसे क्वेश्चन हो वो नहीं हो पाए, या फिर हो सकता है सभी DI में से आप 2-3 क्वेश्चन करके आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट अर्थमेटिक में आपको एक एडवाइस दूंगा, जैसा मैंने देखा है, ऑब्जर्व मैंने किया है इस साल, वो ये कि आप अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस में आएंगे अर्थमेटिक में, वेरिएबल हो चाहे कुछ भी हो, अर्थमेटिक अर्थमेटिक है, अगर आ रहे हैं तो पहले आप पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ जाएं। हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के लास्ट में दी गई होती है, और उससे अगर स्टार्टिंग में यूज अगर कर लें तो मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये चीज़ इस साल बहुत ट्रेंड कर रही है अर्थमेटिक में। लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, मैं एग्जाम देता हूँ हमेशा, इसलिए मुझे पता है ये सारी चीज़ें। और उसका वो आप स्टार्टिंग में आपने देखा कि ए बी से 10% ज़्यादा है, आपने अपने इसको मन से एज्यूम कर लिया, एक को ले लिया आपने एक्स 10x, एक को 11x, और फिर वो चीज़ बाद में देखा आपने ये वैल्यू यहाँ पे दिया गया था, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा दिक्कत कर देती है। तो पूरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ने की कोशिश करें तेजी से, उसके बाद उस पर अपना अप्रोच ला के सॉल्व करने की कोशिश करें। ज़्यादा सोचना नहीं है, आप किसी क्वेश्चन पर रुकना नहीं है, तेजी सॉल्व करते जाना, जो समझ में नहीं आ रहा स्किप करना, आगे बढ़ते जाना है। इस तरीके से DSI, QL, Q2I हर जगह आपको सेम अप्रोच रखना है। और कोशिश ये करेंगे कि आप अगर पेपर आपको ऐसा लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, आप ये कोशिश करें कि किस तरीके से मैं कम से कम 20-25 के आसपास मैं क्वेश्चन को कर जाऊँ, जितना मैक्सिमम मुझसे हो सके मैं कर जाऊँ। आप ये ना सोचें कि ये मुझे करना है, ये करना है। आपसे जो हो रहा है सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही होंगे, आपको जो लग रहा है ना, आप उससे करके एक मिनिमम एक एवरेज स्कोर पे पहुँचने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है? ये सेम अप्रोच आपको हर सेक्शन में रखना है। अगर हर सेक्शन में अगर आप एवरेज स्कोर करते हैं ना, तो आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। लेवल कैसा भी आए, कुछ भी हो, एवरेज अटेम्प्ट करते हैं हर सेक्शन में, आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आई थिंक आपके जो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका होगा वो काफ़ी बढ़िया होगा। आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए जो मैंने बताया आपको। इन सब चीज़ को फॉलो करें, पॉइंट भी बढ़िया होगा, रीजनिंग बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा, और सब मिला करके आप आराम से अपने कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। किसी भी सेक्शन में हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ऐसे मिले जो कि काफ़ी डिफिकल्ट लगे, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगे, तो वैसे चीज़ों वैसे सेक्शन वो सभी के लिए होगा, वहाँ पे अटेम्प्ट डिक्रीज करेंगे। आपको एक्यूरेसी पे फोकस रखना है, जैसे मैंने बताया, उन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इसे देख लीजिएगा और इस तरीके से अपने अप्रोच रखने की कोशिश कीजिएगा। आपका भी कुछ अपना ओपिनियन होगा, आपके कुछ थॉट्स होंगे, उसके हिसाब से आप सभी को मिक्स करके फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। आपका पेपर बढ़िया होगा। और ये IPS PO मेंस की क्लासें बड़ी चल रही हैं, जिसके कुछ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नई वीडियो आ चुकी है, बाकी वीडियो अभी भी और आने वाली है, तो आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं, क्वांट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पे मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और RBPO के मॉक के लिए मैं 1-to-1 इंटरव्यू ले रहा हूँ, जिसमें 50 स्लॉट में रखे थे, सारे के सारे बुक हो चुके हैं। तो ये स्लॉट अब अभी आप बुक कर सकते हैं। अगर आपके इंटरव्यू 4th के बाद हैं तो आप इन स्लॉट्स को बुक करें और मॉक टू मॉक इंटरव्यू 1-to-1 मॉक इंटरव्यू दें और फ़ायदा उठाएँ। ये कंप्लीट क्वांट से फॉलो कर सकते हैं, चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उससे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, GE सब कुछ क्लियर कीजिए, ऑफिसर बनिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मैंने बताया उससे आप फॉलो कीजिए, कुछ हैंडल से आप फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।